हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। हम यूट्यूब के बहुत ही अच्छे खूबसूरत प्यारे से चैनल पर मिल रहे हैं जिसका नाम है आरटी एकेडमी। हमारा एजेंडा है एजुकेशन फॉर ऑल। सब लोग क्वालिटी एजुकेशन लें, जरूरी है। हर जगह पढ़ाई हो रही है, अच्छी भी हो रही है, बहुत अच्छी भी हो रही है, सब स्टैंडर्ड भी हो रही है, ये भी सच्चाई है। बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी कंटेंट हर बच्चे को मिले, इसलिए हम आपके सामने YouTube के इस अच्छे से प्लेटफॉर्म पे हैं। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह, लिखा हुआ है। मैंने बहुत सारा अपना समय पढ़ाई का, अपनी एजुकेशन का IIT कानपुर में बिताया है। बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम मेरा स्पेंड हुआ है। हम क्लास 11th में आ चुके हैं। जो बच्चे अभी 10th का एग्जाम देकर 11th में आए हैं, एंटर हुए, उनके लिए हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग कोर्सेज लेके आ रहे हैं। मतलब ईयर लॉन्ग कोर्स, पूरा साल पढ़ेंगे फिजिक्स, पूरा साल मैथ्स, पूरा साल केमिस्ट्री, पूरा साल बायोलॉजी। मैं और मेरे साथ जो मेरी टीम है, हम सब आपको पढ़ाएंगे PCMB क्लास 11th के लिए भी और क्लास 12th के लिए। फिलहाल हमारा जो आज का एजेंडा है वो 12th नहीं है, 11th है। लेकिन आपको बता दूं 11th 12th के सिलेबस आपको मिलने वाले, पूरा लेक्चर मिलेगा और पूरे साल मिलेगा। अच्छा, हम एंटर कर चुके हैं 11th में। जी हाँ, क्या करना है? फिजिक्स का सिलेबस पढ़ना है। कौन सा चैप्टर है सबसे पहला? तो सबसे पहला महान प्यारा अच्छा, जिसको कहीं नहीं पढ़ाया जाता और जिसको बच्चा पढ़ना भी पसंद नहीं करता, लेकिन उसकी साइंटिफिक अप्रोच डेवलप नहीं होती, फिजिक्स को पढ़ने का तरीका पता नहीं चलता। थोड़ा सा जेस्ट फिजिक्स का क्रिएट करने के लिए जो पहला चैप्टर हमारे लिए है, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। आपके रेफरेंस के लिए मैंने फिजिकल वर्ल्ड ये यूज कर लिया क्योंकि एनसीईआरटी में 11th क्लास में इस चैप्टर को फिजिकल वर्ल्ड नाम से दिया हुआ है। हालांकि आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी से, जो मर्जी वो नाम दीजिए और इसे खूबसूरती से पढ़ते रहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। आरटी एकेडमी शानदार प्लेटफॉर्म है, पूरे साल हाई क्वालिटी कंटेंट, वन ऑफ द टॉप फैकल्टीज ऑफ कानपुर आपको पढ़ाएंगे, बहुत 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 ही एक्सपीरियंस फैकल्टीज। फिलहाल मैंने अपने लेक्चर में इस स्लाइड को कैसे लिखा है, गौर से देखिए। फिजिकल वर्ल्ड को क्या मैंने टाइटल का नाम, क्या टाइटल दिया है इस लेक्चर को? फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा आपको। क्या है फिजिक्स? मैजिक लगता है, लेकिन क्या है? लाइफ। हर वो चीज जो आप सोच सकते हैं, जो आप देखते हैं, जो आप अज्यूम कर सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं, और जो आप कंसीव नहीं कर सकते, जो आप मानने को भी तैयार नहीं होंगे, ऐसे फिनोमेना फिजिक्स डील करता है, उसे एक्सप्लेन करता है, समझता है, प्रेडिक्ट करता है और उसको कंट्रोल करता है। हमारी लाइफ, हमारा पहचाना, उसके बाद जो कुछ भी है वो सब फिजिक्स 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 है। क्या है फिजिक्स, कैसे पढ़ते हैं फिजिक्स, इसकी अप्रोच क्या है, यही समझाना फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर का काम है। तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। सबसे पहली कहानी हमारी फिजिकल वर्ल्ड की। चैप्टर का नाम फिजिकल वर्ल्ड। क्या है इसका एजेंडा? एजेंडा है कहानी फिजिक्स की। मतलब फिजिक्स कैसे पढ़ी जाए, क्या है फिजिक्स, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। अगली स्लाइड, इंट्रोडक्शन। व्हाट इज फिजिक्स? पूछा जाए तो बड़ा मुश्किल सा सवाल लगता है, लेकिन यकीन मानो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। इसीलिए लिखा है नीचे, इतना भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या है फिजिक्स? स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना। दुनिया में, इस यूनिवर्स में किसी भी स्केल पर, स्केल से मतलब एटॉमिक लेवल, उससे भी छोटे लेवल से लेकर गैलेक्टिक लेवल, यूनिवर्स तक के इस रेंज में जो कुछ भी हो रहा है उनको हम फिजिकल फिनोमेना बोलते हैं। बारिश हो रही है, हमें गर्मी का एहसास होता है, कई बार ठंड लगती है, हम बोल रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, इस सिग्नल आप तक पहुंच पा रहे हैं, सन से धूप आती है, उससे हमें रेडिएशन की एनर्जी मिलती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप किसी चीज को देख पा रहे हैं, कोई चीज व्हाइट दिखाई देती है, कलर आपको ब्लू दिखाई दे रहा है, ये कलर आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो नेचुरल फिनोमेना है। और एक विशेष बात ध्यान रखिए, सिर्फ होने को ही नेचुरल फिनोमेना, कोई काम हो जाए को नेचुरल फिनोमेना नहीं बोलते। कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, अर्थ एग्जिस्ट करती है, ये भी अपने आप में एक इवेंट है, नेचुरल फिनोमेना है। किसी चीज का होना,
किसी चीज का एग्जिस्ट करना, किसी काम का हो जाना, ये दोनों चीजें नेचुरल फिनोमेना कहलाती है। और नेचुरल फिनोमेना की स्टडी फिजिक्स कहलाती है। मतलब हमें अल्टीमेटली दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको पढ़ना है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका क्या मैकेनिज्म है, इसका रीजन क्या है, ये जानना, ये पढ़ना, ये समझना, इसको एक्सप्लोर करना, ये कहलाता है फिजिक्स। तो क्लियर है कि ये सवाल तो इतना बड़ा नहीं था, छोटा ही था, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े। अगर आप यही समझ जाएं कि ये बोर्ड में दिखने वाला कलर ब्लू क्यों है, आपके बगल में जो दीवार है वो दीवार इतनी मजबूत क्यों है कि वो हाथों से नहीं टूटती है, पेपर इतना कमजोर क्यों होता है कि वो हाथों से फट जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। अगर आप इनके मतलब को समझ जाएं, इनका रीजन निकाल लें, तो आप यूनिवर्स को बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे, आप नेचुरल फिनोमेना को कंट्रोल करने लग जाएंगे। देखिए काम करते हैं, राइट। साइंटिफिक अप्रोच, फिजिक्स को पढ़ने की जो अप्रोच है हम उसे कहते हैं साइंटिफिक अप्रोच, बुद्धूपन नहीं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपके सामने कोई ना कोई इवेंट होता है। इवेंट का मतलब किसी चीज का एग्जिस्ट करना और या किसी काम का हो जाना। इवेंट का मतलब है किसी भी चीज का एग्जिस्ट करना इस दुनिया में या किसी भी चीज का हो जाना, हैपनिंग। इन दोनों चीजों से मतलब हम लोग निकालेंगे इवेंट का। सबसे पहले कोई इवेंट हुआ, हमने उस इवेंट का डुप्लीकेट रेप्लिका बनाया, एक्सपेरिमेंटेशन चालू किया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स आए उनको हमने ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्वेशन किए। अच्छा, अब ऑब्जर्वेशन आई, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स रिपीट किए, उनसे जो कॉमन ऑब्जर्वेशन आई वो कॉमन ऑब्जर्वेशन सब में सेम है। तो कहीं ना कहीं जो ये इवेंट हुआ था उसका रेप्लिका हमने बनाया, उसमें से ऑब्जर्वेशन जो कॉमन आई वो सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, तभी तो वो फॉलो हो रही है। हम कहेंगे कि इस इवेंट के होने के पीछे ये जो कॉमन ऑब्जर्वेशन थी वो ही इसका कारण थी, एंड वी नाउ क्रिएट अ लॉ। हम लॉ क्रिएट कर देते हैं कि ये होने से ये होता है। एग्जाम्पल के तौर आपके पास एक बढ़िया सा सेब है और वो सेब टूट जाता है, टूटेगा तो गिरेगा। न्यूटन साहब पागल हो गए, इन्होंने कहा ये तो इवेंट हुआ, सेब नीचे गिरा। हालांकि ये बहुत सच्ची स्टोरी तो नहीं है, लेकिन इसको इसी तरह पढ़ा और पढ़ाया जाता है, तो वैसे ही पढ़ा देते हैं, आपको आपने भी सुनी होगी। इवेंट हुआ साहब, अब जब ये इवेंट हुआ तो न्यूटन साहब घर गए। घर में गए, उन्होंने कप उठाया, फेंका, वो भी नीचे गया। टेबल उठाई, फेंकी, वो भी नीचे गई, ठीक है ना। और कुछ भी अपना मोबाइल फोन उठाया, हालांकि उस जमाने में नहीं होते थे, वो भी नीचे गया, और बाकी सारी चीजें। उन्होंने कहा एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर दिया और ऑब्जर्वेशन देखी सब नीचे जा रहे हैं। ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। कौन सी फोर्स है? ग्रेविटी की फोर्स। नाउ ही क्रिएटेड अ लॉ। ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत हल्का फुल्का एग्जांपल है। ग्रेविटी का जो उनका लॉ था वो इस तरह का नहीं था, वो एक्चुअली अर्थ का जो सन के अबाउट मोशन है उसमें अर्थ का एक्सेलरेशन और मून का जो अर्थ के अबाउट एक्सेलरेशन है उसका रेडियस के हिसाब से जो उसका वेरिएशन था 1/r², वो सब मैच करके निकाला गया था। तो ये तो उनका खैर एक्सप्लेनेशन नहीं था, लेकिन क्योंकि ये स्टोरी बहुत फेमस बच्चों को सिखाने के लिए बताई गई, तो उसका मैंने आपको आधार लेकर बताया कि इवेंट, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन और लॉ एक्चुअली किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और ये सीक्वेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट। तो फिजिक्स पढ़ने के लिए आपके पास सबसे पहले पढ़ने पढ़ाने और इसको जीने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इवेंट्स पे गौर करें, दुनिया में क्या हो रहा है, और सवाल पूछे कि क्यों हो रहा है, और जो हो रहा है उसके जैसे एक्सपेरिमेंट्स ढूंढिए, बनाइए, डिजाइन करिए, और उनमें से ऑब्जर्वेशन लेके आइए, और जो कॉमन ऑब्जर्वेशन मिलेगी वो कॉमन ऑब्जर्वेशन उस हैपनिंग, उस एग्जिस्टेंस, उस इवेंट का कारण होगी, और हम लॉ क्रिएट कर देंगे कि इस वजह से ये काम हो रहा है। This is how we approach physics. अगली कहानी क्या है? साइंस क्या है? साइंस सब जानते हैं, पहचानते हैं अच्छी तरह, और साइंस की कहानी ये है कि एक लैटिन का वर्ड है साइंटिया। साइंटिया का मतलब होता है टू नो, मतलब जानना,
हमारे यहाँ हिंदू कल्चर में इसे ज्ञान नाम से बोला जाता था, अरबिक कल्चर में इसे इल्म बोला जाता था। सबका मतलब एक ही है, किसी चीज को सीखना, किसी चीज को जानना, किसी चीज की जानकारी इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और उससे मिलने वाली अंडरस्टैंडिंग, ये है साइंस। साइंस क्या है समझे, इसको थोड़ा और अच्छी तरह समझते हैं। क्या है हमारी भाषा? साइंस इज अ वेरी सिस्टमैटिक अटेम्प्ट, सिस्टमैटिक शब्द इंपॉर्टेंट है, टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमेनन, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, उसका क्या इंपैक्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड टू प्रिडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल द फिनोमेनन विद द नॉलेज गेन। अच्छा, ये क्या बकवास सुने। साइंस का मतलब है किसी नेचुरल फिनोमेना को आपने देखा, उसको आपने ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, सिस्टमैटिक तरह से उसको समझा, और जब समझा तो आपने कोई ना कोई नॉलेज गेन की। किसके बारे में नॉलेज गेन की? ये नॉलेज आपने जो गेन की बेटा, ये नॉलेज आपने गेन की उस नेचुरल फिनोमेना के बारे में कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब क्यों हो रहा है अगर आपको रीजन पता चल गया तो उसके रीजंस में अगर आप किसी तरह का हस्तक्षेप करेंगे, किसी तरह का ऑल्टरेशन लाएंगे, किसी तरह के चेंजेस क्रिएट करेंगे तो नेचुरल फिनोमेना के इफेक्ट में चेंजेस आ जाएंगे। यू कैन मॉडिफाई इट, यू कैन कंट्रोल इट, यू कैन प्रिडिक्ट इट। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सिलिंड्रिकल कोई मटेरियल है, आपने इसके ऊपर एक गुब्बारा लगा दिया और स्ट्रेच कर दिया, ठीक, तो आपको शायद ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह दिखाई दे रहा होगा। तो आपके लिए स्ट्रेच मेम्ब्रेन, आपने इस स्ट्रेच मेम्ब्रेन को यहां से हिट किया तो ये ऑसिलेट हुआ, टक 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 टक। अच्छा, फिर आपने इस स्ट्रेच मेम्ब्रेन की टेंशन को, यानी जितना आपने खींच रखा है इसको, इसके खिंचाव को बढ़ाया। जब बढ़ाया और फिर हिट किया तो पाया कि जब आपकी टेंशन बढ़ जाती है, टेंशन को टाइम पीरियड से कंफ्यूज ना हो बच्चे, इसलिए मैं टेंशन लिख देता हूं कि व्हेन टेंशन इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी आल्सो इंक्रीजेस। जब हम गुब्बारे को टाइट कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, बहुत तेजी से ऑसिलेट करेगा। जब ढीला कर देंगे धीमे धीमे ऑसिलेट करेगा, कम ऑसिलेशंस होंगे एक सेकंड में। अगर आपको इसके ऑसिलेशंस का फिनोमेना दिखा, आपने उससे बहुत सिस्टमैटिकली अंडरस्टैंड किया, स्टडी किया। स्टडी करने का मतलब वही एक्सपेरिमेंटेशन करें, बार बार ऑब्जर्व करें, और जो कुछ आपको उसमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, अगर उससे पता चलता है कि यार टेंशन बदलने से फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, तो यू कैन कंट्रोल द फ्रीक्वेंसी। अगर आप फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर सकते हैं, यू कैन मॉडिफाई इट, यू कैन प्रेडिक्ट इट, यू कैन कंट्रोल इट। यानी साइंस को पढ़ा इसलिए जा रहा है कि जो कुछ दुनिया में हो रहा है उसका रीजन जान ले और आसपास में होने वाली चीजों को हम कंट्रोल कर सकें। क्लियर है मेरी बात? ये एसी इसी तरह काम कर रहा है, ये फैन इसी तरह काम करता है, ठीक है? इसी थॉट के साथ तो बनाया गया है। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया, आ गया है। साइंस की अगली कहानी सुनो, फिर से वही हमारा साइंस पुराना। अच्छा भाई, क्या कह रहा है? साइंस इज एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर करना और जानना, चीजों को और एक्सप्लोर करना, उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करना, नए नए एस्पेक्ट्स देखना उसके। अच्छा, एक्सपेरिमेंटिंग, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, उसी से तो एक्सप्लोर कर पाएंगे चीजों को। एंड प्रेडिक्टिंग व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस, मतलब जो भी कुछ हो रहा है उसको और एक्सप्लोर करो। गर्मी है, हीट एनर्जी है, और जानो उसके बारे में, क्या क्या कर सकती है ये जानो उसके बारे में। अच्छा, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, हाँ करने, हाथ रगड़कर गर्म करके देखो, आग जलाकर गर्म करके देखो, और प्रेस में जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है इसमें करंट फ्लो करा के देखो, गर्म हो जाता है। तो ये जो टेम्परेचर है इसको तो कई तरह से बदला जा सकता है। हाँ, तो एक्सप्लोर करके कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करिए, और उन एक्सपेरिमेंट से आपको पता चलेगा जितना ज्यादा आप रब करेंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जितनी तेजी से रब करेंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इतनी देर तक अगर आप रब करते रहेंगे तो इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो अपने चारों तरफ होने वाले सारे हैपनिंग्स को you can predict, you can control, you can explore it। तो आप ये करते रहिए, सीखते रहिए। अच्छा सर, आगे देखिए, साइंटिफिक मेथड क्या है पढ़ने का, साइंटिफिक तरीका क्या है फिजिक्स को समझने का।
आई इट इन्वॉल्व्स मेनी इंटरकनेक्टेड स्टेप्स, मतलब कोई स्टेप ऐसा नहीं है या स्टडी का कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो या बिल्कुल आइसोलेटेड हो। अच्छा देखिए क्या है भाई, इनमें कई स्टेप्स हैं। सबसे पहले सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन बकवास नहीं, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं। अगर आप किसी का मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप सबसे पहले मान लीजिए कि एक बालक है, जैसे ये अंकल, अब ये अंकल चल के यहाँ आ जाएंगे और आपसे पूछा जाए इनका डिस्प्लेसमेंट कितना है तो शायद आप ऐसे देखने लग जाएंगे, बट यू हैव टू मार्क कि ये पोजीशन कोई है एंड यू हैव टू मार्क कि यहाँ कौन सी पोजीशन है, फिर ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन का जो डिफरेंस होगा वही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आपको सिस्टमैटिक होना पड़ेगा। अगर आप डिस्प्लेसमेंट नाप रहे हैं तो पोजीशन मार्क करनी पड़ेगी। यू हैव टू मार्क द पोजीशन, यू हैव टू मेक अ डिवाइस व्हिच कैन एक्यूरेटली मेजर द डिस्टेंस। तो आपको वो सेटअप्स बनाने पड़ेंगे, वो डिवाइसेस बनाने पड़ेंगे। ठीक, ये यूनिट्स वगैरह भी हम डिफाइन करेंगे। अच्छा, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन तो आ गया सब। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, वेरी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, जो हम चाहते हैं सिर्फ वो ही हो, कुछ और ना हो। जैसे ये बालक चल रहे हैं, ये अपने आप चलना चाहते हैं, अब ये फिसल गए, थोड़ा और आगे चले गए। हम चाहते थे कि यार यहाँ से यहाँ तक आए, 10 सेकंड में देखें इनकी क्या कैपेसिटी। जैसे मान लो कि आप चाहते हो कि आप पानी को गर्म करो, आप पानी को गर्म करो और ये जो वाटर है ये 90 डिग्री सेल्सियस से आप चाहते हो कि 93 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर पाओ। इसके लिए आपने इसमें बहुत सारी आग लगाई और गर्म की, और ये जो गर्म होते 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 ये आपका पानी अल्टीमेटली 95 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, और आप तो सिर्फ ये कैलकुलेट करना चाहते थे कि 90 से 93 जाने में कितनी हीट देनी पड़ती है, पर मेरा पानी 95 तक चला गया। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट थोड़ी है, हम तो 93 तक चेक करना चाहते थे, 95 जा चुका है, आंसर ही नहीं आने वाला। तो एक्सपेरिमेंट मस्ट बी वेरी मच कंट्रोल्ड। अच्छा आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। जो ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आ रही है उनको लॉजिकली समझना, ठीक है ना, उनको लॉजिकली समझना। जैसे न्यूटन साहब के सर पे एक बढ़िया सा सेब गिरा था, ऐसे करके सेब जब गिरा इनके सर पे, तो जो ये सेब गिरा उससे इन्होंने लॉजिकल रीजनिंग लगाई कि पक्का पक्का इसे अर्थ अट्रैक्ट करती है, अर्थ अट्रैक्ट करती है, ये लॉजिकल रीजनिंग। अच्छा, कितना इसका एक्सेलरेशन होता है, इसके लिए इसे किसी जगह से छोड़ा जाए और किसी जगह पे आने दिया जाए, डिस्टेंस आपको पता है, टाइम आप स्टॉप वॉच से निकालेंगे और आपको पता चलेगा कि इसका एक्सेलरेशन कितना था। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। मतलब ये क्वांटिटेटिव हो गया और फिर क्वालिटेटिव हो गया, फिर क्वांटिटेटिव भी हो गया। क्वालिटेटिव का मतलब हम सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग से समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब तर्क करेंगे, और क्वांटिटेटिव का मतलब हम उसको नंबर्स में भी जानेंगे, उसकी क्वांटिटी भी समझने की कोशिश करेंगे। एक्सेलरेशन है तो सही, अर्थ अट्रैक्ट तो कर रही है, कितने फोर्स से कर रही है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन अमाउंट पता करने की कोशिश करेंगे। अगला देखें क्या है, मैथमेटिकल मॉडलिंग। जो भी थ्योरी हम डेवलप करेंगे, जो हमारा ऑब्जर्वेशन आएगा, उसकी एक मैथमेटिकल मॉडलिंग होनी जरूरी है, क्योंकि शब्दों से जो है गड़बड़ी हो जाती है। हर जगह की लैंग्वेज है, हम कुछ बोल रहे हैं, किसी चीज को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, दूसरा उसको दूसरी तरह से ले सकता है। लेकिन मैथ्स की इक्वेशन जो है वो यूनिवर्सल है, मैथ्स यूनिवर्सल है, मैथ्स यूनिवर्सल। अच्छा, मैथ्स अगर यूनिवर्सल है तो लिखा हुआ है x + y = 7, तो ये इक्वेशन हर जगह एक ही है, अलग अलग किसी कीमत पर नहीं है। हम भी वही समझेंगे, अमेरिका वाला भी वही समझेगा, इंग्लैंड वाला भी वही समझेगा, एवरीवन नोस कि x + y = 7 का क्या मीनिंग है। तो जब हम किसी एक साइंस की थ्योरी को मैथमेटिकल मॉडलिंग कर देते हैं तो वो यूनिवर्सल हो जाती है, सब लोग उससे एक ही मीनिंग निकाल रहे होते हैं, एक ही मतलब निकाल रहे होते हैं, और सबके लिए वो कन्वीनियंट हो जाता है, ये सब उसके लिए हैबिचुअल। अच्छा, प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द फॉल्सिफिकेशन ऑफ द थ्योरी। थ्योरी जो भी है, जो हम थ्योरी डेवलप कर रहे हैं किसी चीज को लेकर, जो लॉ क्रिएट कर रहे हैं, वो लॉ किसी फिजिकल फिनोमेना के बारे में क्या बताता है, उसके रीजंस क्या बताता है, वो रीजंस की वजह से, जो रीजंस हम किसी फिजिकल फिनोमेना में देख रहे हैं, उससे उसका क्या एक्सटेंट हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास
10 न्यूटन का फोर्स, 5 किलोग्राम की ये बॉडी है, इसका एक्सेलरेशन कितने आने वाला है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसे पता आपको? a is equal to f by m। लॉजिकल। थ्योरी जो डेवलप की गई उससे जो प्रिडिक्शंस आ रहे हैं, मुझे फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, भूल जाइए कि फोर्स लगाने की जरूरत है। मुझे कहा जाए कि 5 किलोग्राम की बॉडी है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन कितना है? 2। फोर्स लगा के देखने की जरूरत नहीं है। तो थ्योरी जो है वो ऐसी होनी चाहिए, और थ्योरी में गलतियां हो सकती हैं, ये सब भी चेक करना चाहिए। कैसे चेक होगा? अरे एक्सपेरिमेंट कर लो यार, स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट्स करो। 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ 5 किलोग्राम की बॉडी पर, चेक करो कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आया या नहीं आया। अगर आ गया तो थ्योरी सही, और नहीं आया तो गड़बड़। एक बार आ गया तो तुक्के से आ सकता है। हम कैसे माने थ्योरी बिल्कुल परफेक्ट है, हमेशा काम करेगी? सैकड़ों एक्सपेरिमेंट्स कर डालो, हर जगह मैच कर जाएगा तो वो थ्योरी सही। और अगर नहीं किया तो थ्योरी को रेक्टिफाई कर लो यार, तो आप कमियां भी दूर कर सकते हो, और अगर कमियां नहीं है तो थ्योरी हर जगह काम करने वाली है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। जर्नी ऑफ फिजिक्स, प्लैनेटरी मोशन टू सबएटॉमिक पार्टिकल्स। हाँ, ये सच्चाई है कि फिजिक्स की जर्नी कुछ ऐसी रही है। क्यों रही है? उसके पीछे बहुत रीजंस है। क्या है रीजंस? बताता हूँ। सिंपल छोटी छोटी बात है, मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ। एक जमाना था न्यूटन से पहले के टाइम का, बिफोर न्यूटन। और सिर्फ बिफोर न्यूटन नहीं, बीसीज में कॉमन एरा में नहीं, बीसीज में भी जो मैथमेटिशियंस थे और जो फिलोसोफर्स बोलते थे, साइंटिस्ट उस वक्त टर्म इस्तेमाल नहीं होता था, वो सारे प्लैनेट्स को बहुत ज्यादा पढ़ाई करते थे, प्लैनेट्स के ऊपर बहुत पढ़ाई करते थे, इनकी स्टडी किया करते थे, यानी कि प्लैनेटरी मोशन एक्सेट्रा। उनका बिलीफ था कि ये जो हेवनली बॉडीज है, हेवनली समझते हो ना, स्वर्ग वाली बॉडीज, ये जो मरकरी है, जुपिटर है, इनको तो देवता वगैरह है, अपने कल्चर में, दुनिया के हर कल्चर में इस तरह का नाम दिया गया। और ये माना जाता था कि इनके मोशन, इनके पोजीशन की वजह से हमारी लाइफ में चेंजेस आया करते हैं। ठीक है, हमारी लाइफ में चेंजेस आया करते हैं। दुनिया भर इसके पीछे पड़ी थी कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, उनका क्या पोजीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप देखेंगे दुनिया का हर आदमी, हर सिविलाइजेशन में 1000 साल पहले भी, 2000 साल पहले भी लोग जानते थे कि जुपिटर हमसे ऑलमोस्ट कितनी दूरी पर है। ऐसे श्लोक लिखे गए हैं जिसमें बताया गया है कि शनि मंदचारम होता है, यानी शनि जो है, यानी सैटर्न जो है, बहुत स्लो धीमे धीमे चलता है। उसकी स्पीड सच में दूसरे वाले जो प्लैनेट्स हैं उनके कंपैरिजन में धीमी होती है। तो बहुत डिटेल्ड स्टडी उनकी की गई। ज्यादा जानकारी उस वक्त थी नहीं। टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ती है? Early philosophers and scientists have focused very strongly on the motion of heavenly particles. Heavenly particles, celestial bodies. जैसे जैसे टाइम पास हुआ, as time passes, tolerance in the society increased. कि अगर किसी ने ये कह दिया, एक जमाने में ये था कि अगर किसी ने कह दिया कि जुपिटर इज नॉट अ देवता और वो तो सिर्फ प्लैनेट है, तो उसको मारा भी जा सकता था। अगर आपको इस बात पे बिलीव ना हो तो आपको बताता हूं, हिप्पैकस नाम का एक स्टूडेंट पाइथागोरस का, हिप्पैकस ने प्रूव किया अपनी थ्योरी में कि √2 इज एन इरैशनल नंबर। हम पढ़ते हैं 9th क्लास में, होता है। उस सोसाइटी में उसके साथ पढ़ने वाले पाइथागोरस के दूसरे स्टूडेंट्स ने उसे पत्थर बांधकर एक समुद्र में डुबो दिया ताकि √2 इरैशनल नंबर है ये प्रूव ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि नंबर सिस्टम बिगड़ जाए जो उस वक्त चल रहा था। इतना ज्यादा इंटॉलरेंस सोसाइटी में था, साइंस को लेकर भी था। लेकिन जैसे जमाना गुजरता है टॉलरेंस बढ़ता ही, जैसे जैसे बढ़ा, साइंटिस्ट बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी थॉट्स के साथ आए। रेवोल्यूशनरी थॉट्स प्रोवोक्ड अबाउट द पार्टिकल्स which combine to form the bigger materials. लोग सोचने लगे कि वो नन्हे नन्हे पार्टिकल्स के बारे में बात करो जिनसे मिलकर बड़े पार्टिकल्स बनते हैं, क्योंकि अगर वो नन्हे वाले पार्टिकल्स के बारे में जानकारी होगी और हाउ दे आर गेटिंग कंबाइंड विद ईच अदर, अगर ये सब पता चल जाएगा तो दुनिया के बड़े बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उन्हीं से मिलकर बन रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी मालूम चल जाएंगी। तो धीरे धीरे करके ये बातें होने लगी। तो एटम तक पहुंच गए, एटम्स मॉलिक्यूल्स की चर्चा करने लगे और एटम्स के अंदर भी देखेंगे, मतलब एटम्स के अंदर घुस जाएंगे हम लोग और सच में जाएंगे, है ना। इसके बाद देखिए क्या स्टोरी, ब्रांचेस क्या क्या पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे फिजिक्स। कितनी है कि स्लाइड्स खत्म हो जाएंगी, लेक्चर खत्म हो जाएगा, ब्रांचेस खत्म नहीं होगी।
जो दो चार आप लोगों ने नाम सुने मैं वही लिख के आ गए, हालांकि आपने एन थ्योरी स्ट्रिंग थ्योरी भी सुनी होगी, मैंने लिखी नहीं है, और जो आपने सुनी आपको फैसिनेट करेंगी वो लिखती है क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, लाग्रांजियन मैकेनिक्स एक्सेट्रा। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे जो फोर्सेस काम करते हैं उनके इंटरेक्शन एक्सेट्रा को डील करने के लिए जो थ्योरी हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड एज क्लासिकल मैकेनिक्स। थर्मोडायनामिक्स, हीट एक्सचेंज की थ्योरी कि गैसेस कैसे बिहेव करती हैं हीट के साथ, ये है थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, हीट एनर्जी की पूरी स्टडी। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, मान लीजिए कि आपके पास एक गैस का एंसेंबल है, गैस का सैंपल है, उसमें अवोगाड्रो नंबर 10 टू पावर 23 के ऑर्डर्स के पार्टिकल्स की संख्या है, इतने पार्टिकल्स में हर पार्टिकल रैंडम मोशन कर रहा है, तो एक एक पार्टिकल को पढ़ पाना संभव नहीं है। इसलिए मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये एस्टैब्लिश कर दिया और ये थ्योरीज बहुत बहुत पॉपुलर की कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स करोड़ों अरबों हो जाए तो फिर सिंगल पार्टिकल को नहीं, उनके एवरेज इफेक्ट को पढ़ना चाहिए। और लगभग बहुत ब्रीफ में मैंने आपको बोल दिया कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वो एवरेज फॉर्म है, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ग्रुप की स्टडी को स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बोला गया। ये मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं, वरना तो उसकी डिटेल डिस्कशन तो अपने आप में एक लेक्चर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे 12th क्लास का पूरा हिस्सा यही है। चार्जेस की स्टडी, चार्जेस के इंटरेक्शन की स्टडी, एक दूसरे पर चार्ज कैसे फोर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को कैसे रिपेल करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कैसे रिपेल करता है, लाइट कैसे जनरेट होती है, एक्सरे कैसे बनती है, गामा रे कैसे बनती है, एक्सेट्रा। इसके बाद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सब बच्चों को फैसिनेट करती है। आइंस्टीन की थ्योरी, टाइम धीमा हो जाता है, लेंथ छोटी हो जाती है। पढ़ा होगा कि अगर लाइट की स्पीड से घूमो, अर्थ के 10 चक्कर लगाओ, वापस आओ तो सब बुढ़े हो चुके होंगे और तुम्हारे लिए तो कुछ ही मिनट बीते हैं। इस तरह के जो सुने हैं थ्योरी, वो रिलेटिविटी है। हायर स्पीड्स की थ्योरी, अगर आप लाइट की स्पीड को अप्रोच करने लग जाए तो वहां पर हमारे फिजिक्स के लॉज बदल जाते हैं, और रियल लॉज यही हैं जो रिलेटिविटी के। इसमें दो ब्रांचेस हैं, एसटीआर और जीटीआर। यहाँ पर ग्रेविटी का कोई रोल नहीं, और ये जीटीआर में ग्रेविटी का रोल है। जी फॉर ग्रेविटी नहीं, जी फॉर है जनरल, और एस फॉर है स्पेशल। ठीक, क्वांटम मैकेनिक्स अपना सब्जेक्ट, प्यारा सब्जेक्ट। छोटे पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, पर लगने वाला मैकेनिक्स, आज की सबसे एडवांस थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स, और ये दुनिया में होने वाले सारे फिनोमेना का एकदम एक्यूरेट आंसर देता है। ये ऐसी थ्योरी है, और ये छोटे पार्टिकल्स पर लगने वाली थ्योरी, ये ऐसी थ्योरी जो कहती है एक पार्टिकल एक ही समय पर 10 जगह हो सकता है। इतनी रेवोल्यूशनरी। एनर्जी की सारी वैल्यूज नहीं हो सकती, एनर्जी कुछ वैल्यूज पजेस कर सकता है, सारी वैल्यूज अलाउड नहीं है। इतना रेवोल्यूशनरी, डिफरेंट है। आप इसके थॉट्स को अपने दिमाग में सेट नहीं कर पाएंगे। छोटे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की थ्योरी है। हाँ, और वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर इस रिलेटिविटी वाले केस में मर्ज कर दिए जाए, यानी बहुत तेज भागने लग जाए, लाइट की स्पीड के आसपास की स्पीड में भागने लग जाए, तो जो फिजिक्स डेवलप होगी वो है क्वांटम फील्ड थ्योरी। ऐसे करके बहुत सारी है, बहुत सारा और भी बाकी है, सब नहीं बताएंगे, इसलिए इसमें समय चला जाएगा। तो ये थ्योरी पे आते हैं। फिजिकल फिनोमेना क्यों होते हैं, व्हाई देयर आर फिजिकल फिनोमेना, दुनिया में फिजिकल फिनोमेना हो क्यों रहे हैं, होने का कारण क्या है। देखो दिखाया सब कुछ, दुनिया में सब कुछ एनर्जी एक्सचेंज की वजह से है या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए इस वजह से, या एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाए इस वजह से। दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से। अच्छा सा, एनर्जी एक्सचेंज एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स। अलग-अलग पार्टिकल ये एनर्जी एक्सचेंज की वजह से एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। पार्टिकल सोशल होते हैं क्या, हमारे समाज होता है इनका, जो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। ये इंटरैक्ट शब्द का मतलब फिजिक्स में एक दूसरे पर फोर्स लगाने से, मोटे मोटे तौर पे बोल रहा हूं, फोर्स लगाने से एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। अच्छा, आगे है इंटरैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स का क्या मतलब है, आओ देखो अगला टर्म है द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल एक दूसरे से पार्टिकल एक्सचेंज करते हैं, सत्य यही है। जैसे मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगानी है तो एक पार्टिकल अपने से फोटोन पार्टिकल निकालेगा, दूसरे को दे देगा, जैसे ही एक्सचेंज हुआ वैसे ही फोर्स लग गई। दे एक्सचेंज पार्टिकल्स और रेडिएशन, इनको हम रेडिएशन भी बोल देते हैं, बिटवीन द पार्टिकल्स दैट लीड्स टू द जनरेशन ऑफ फोर्स ऑन ईच अदर। जब वो पार्टिकल एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से तो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और इसी को हम कहते हैं इंटरैक्शन है। 4 मेजर इंटरैक्शन हमारे पास है। पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दूसरा ग्रेविटेशनल, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, चौथा वीक इंटरैक्शन। हमने तो नॉन कांटेक्ट कांटेक्ट पढ़े थे, वो सब बकवास है। वो डिफरेंट टाइप का क्लासिफिकेशन है।
ये क्लासिफिकेशन जो करा गया है ये इस तरह से किया गया है कि फोर्स क्यों लग रही है, यानी ओरिजिन ऑफ फोर्स, मैकेनिज्म ऑफ फोर्स, फोर्स कैसे लग रही है उसका कारण क्या है। ओरिजिन से 4 तरह के फोर्सेस होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे देख लेते हैं। एक पार्टिकल है जिसको हम फोटोन बोलते हैं, आपने पढ़ा ना लाइट के बारे में, तो लाइट हो या यूवी रे हो या इंफ्रारेड हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में चीजें थी वो सब हमारे फोटॉन्स कहलाते हैं। फोटॉन जब एक दूसरे को एक्सचेंज किए जाते हैं तो ये फोटॉन के एक्सचेंज करने से पार्टिकल्स एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स भी आती है और मैग्नेटिक फोर्स भी आती है, और फोटॉन एक्सचेंज करने का काम चार्ज पार्टिकल किया करते हैं, या फिर चार्ज नाम की प्रॉपर्टी की वजह से फोटॉन एक दूसरे में एक्सचेंज किया जाता है। आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये चार्ज फोटॉन से डेवलप करता है, क्रिएट करता है, और ये फोटॉन क्रिएट करके एक दूसरे को एक्सचेंज किए जाते हैं जिसकी वजह से एक दूसरे पर फोर्स लगती है। This is how electromagnetic interaction is done between the particles। अच्छा सा अगला देखिए ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। हालांकि मैंने अभी तक नहीं पढ़ा कि ग्रेविटॉन नाम का पार्टिकल ढूंढा गया है कि नहीं, लेकिन ऐसी थ्योरी है कि एक पार्टिकल है दैट इज नेम्ड एज ग्रेविटॉन। व्हेन टू बॉडीज एक्सचेंज दिस पार्टिकल ग्रेविटॉन, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। ये ग्रेविटी का एक्सचेंज है, ग्रेविटॉन का एक्सचेंज क्यों होता है, तो कहा जाता है कि ग्रेविटी की जो फोर्स है ड्यू टू मास जनरेट होती है। अगर इसको जीटीआर में समझें, यानी कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में समझें, तो स्पेस और टाइम मर्ज हो जाते हैं। जो पार्टिकल हैवी होता है वो अपने आसपास के स्पेस टाइम फैब्रिक को डाउन कर देता है, गिरा देता है, स्लो कर देता है, जिसकी वजह से आसपास में दूसरे पार्टिकल्स पर रिवॉल्व करने लग जाते हैं, ग्रेविटी की फोर्स लग जाती है। लेकिन हम क्योंकि जीटीआर नहीं पढ़ रहे, तो पार्टिकल एक्सचेंज थ्योरी में कहा जाता है कि जो ग्रेविटॉन है वो एक्सचेंज करने से जो मास की वजह से जनरेट होता है ग्रेविटी की फोर्स लगती है। ये एक वीक फोर्स है, बहुत ही हल्की, बहुत लल्लू फोर्स है। इसका मैग्नीट्यूड दूसरी फोर्सेस के कंपैरिजन में बहुत ही घटिया होता है। अच्छा आगे देखें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। हम इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या है समझिए। सबसे पहली बात, आज तक पाए गए जितने फोर्सेस हैं उनमें ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इससे स्ट्रॉन्ग कोई फोर्स नहीं होती। ये 10 टू पावर 2 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, जो सबसे पहले लिखी थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, उससे भी 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। कहां लगती है, इसका जो रेंज है ये सबसे खास है। रेंज खास क्यों है, उसका कारण है कि 10 टू पावर -15 मीटर से ज्यादा दूरी पर नहीं लगती। ये तो न्यूक्लियस का रेंज है। हाँ, न्यूक्लियस के अंदर ये फोर्स काम करती है, न्यूक्लियस के बाहर ये फोर्स काम नहीं करती। अच्छा, कोलैप्स कर जाती है। हाँ, कोलैप्स कर जाती है। अच्छा अच्छा, तो न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं, दो हैं अपने भाई, एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ये फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट होती है, मतलब किसी कीमत पर इस फोर्स का चार्ज से कोई लेन देन नहीं है। मतलब न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रॉन पे लगा सकता है, हाँ, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे भी लगा सकता है, हाँ, क्योंकि चार्ज का कोई लेन देन नहीं है। और प्रोटॉन प्रोटॉन पे लगा सकता है, हाँ, तो प्रोटॉन भी तो न्यूट्रॉन पे लगा सकता है। जी हाँ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे। अट्रैक्टिव काइंड ऑफ फोर्स होती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। अगर मैं आपको और खुल के बताऊं तो जो प्रोटॉन है वो 3 तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, अप डाउन। ये कौन है, ये तीनों कहलाते हैं क्वार्क्स। ये क्वार्क कहलाते हैं। आपने पढ़ रखा होगा, जानते होंगे, आप सुना होगा। फैसिनेशन तो सब बच्चों को होता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, दोज आर टर्म्ड एज क्वार्क्स। जो हैं वो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं। कितने छोटे पार्टिकल्स हैं, आप मान के चलिए कि 3 क्वार्क्स, अप डाउन। ये नाम है इनके, डरिए मत, जैसे प्रोटॉन नाम है, अप क्वार्क नाम है, डाउन क्वार्क नाम है। ये 3 लोग मिलकर बनते हैं। अप जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, डाउन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। हालांकि अप का चार्ज जो है वो बड़ा होता है, 2/3e होता है, और डाउन का चार्ज 1/3e होता है। इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, कुछ इस तरह की बात है। अच्छा,
मिला जुलाकर इसका चार्ज प्रोटॉन का पॉजिटिव बना देते हैं ये लोग। और ये जो अप डाउन क्वार्क्स हैं, ये क्वार्क्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कौन सी फोर्स अट्रैक्ट करते हैं? वही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है इनके बीच। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स से ये बाइंडेड होते हैं। हाँ, और स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाउंडेड है, और इतने ज्यादा बाउंडेड है, इतना ज्यादा चिपक गए हैं कि इन्होंने मिलकर एक नया पार्टिकल बना दिया है विच इज कॉल्ड प्रोटॉन। ये कंपोजिट पार्टिकल है। इसी प्रकार से न्यूट्रॉन की अपनी हिस्ट्री है। न्यूट्रॉन की अपनी कुंडली कहती है कि जो न्यूट्रॉन साहब हैं ये डाउन डाउन अप क्वार्क से बने हैं। -1/3e, -1/3e और +2/3e चार्ज है, तो मिला जुला के होता है चार्ज 0, और न्यूट्रॉन अपना बनता है न्यूट्रल पार्टिकल। अच्छा, बहुत अच्छे, ऐसा है। हाँ, न्यूट्रॉन भी ये डाउन डाउन अप, ये तीनों मिल गए हैं आपस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, और ये बाइंड होकर बना रहे हैं न्यूट्रॉन, कंपोजिट पार्टिकल। अच्छा, फिर ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की फोर्स है ये क्या थी? ये आपस में ये भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एडर यानी एक ही फोर्स है। अच्छा, हाँ ऐसा ही, बस फोर्स का नेचर बदल जाता है। जब फोर्स क्वार्क के बीच में लग रही होती है तो वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन जब वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन कंपोजिट पार्टिकल्स एक दूसरे पर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर लगाते हैं तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट हो जाती है। आप एचसी वर्मा खोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 का जो टॉपिक है उसमें पीछे एक क्वेश्चन है, उसमें इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे पर लगाते हैं, इनका एक फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल ये है स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन। जितना बोला उसको कंसीव करिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि जानकारी जरूरी है। अभी बहुत फीलिंग नहीं आएगी क्योंकि डिटेल की बातें होंगी थोड़ी बहुत, लेकिन अगर कंसीव करेंगे तो जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आएंगे उस वक्त हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। इसलिए इसे कंसीव करना इंपॉर्टेंट है। तो जानकारी की तरह लें, नई बातें हैं, इस पे विरोध नहीं, एक्सेप्ट करिए कि आपको सीखना है, जानना है और अपने आप ये गेन करना है नॉलेज। आगे देखें, वीक इंटरैक्शन क्या है? ये अजीबोगरीब इंटरैक्शन है। इसका भी जो रेंज है ये 10⁻16 मीटर्स के आसपास और 10⁻15 मीटर्स के आसपास, मतलब वही न्यूक्लियर रेंज है। व्हाट इज न्यूक्लियर रेंज? न्यूक्लियर रेंज का सीधा सा मतलब न्यूक्लियस के अंदर काम करती है, बाहर काम नहीं करती, और एक रेयर फोर्स है। ये बहुत आसानी से दिखाई नहीं देती, ये इतनी जल्दी नहीं लगती। एक चीज होती है, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके। आपने रेडियो एक्टिविटी सुनी होगी, मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी की स्टोरी सुनी होगी, हेनरी बैक्वेल की स्टोरी सुनी होगी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल सुने होंगे। रेडियो एक्टिविटी में जब डिके होता है तो उसमें एक टाइप का डिके है विच इज कॉल्ड एज बीटा डिके। जब बीटा डिके हो रहा होता है तब न्यूक्लियॉन्स के बीच, यानी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स के बीच में ये वीक इंटरैक्शन, जिसको वीक न्यूक्लियर फोर्स भी बोला जाता है, ये काम करती है। ये कहने को वीक है लेकिन अपने आप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के आसपास के ऑर्डर की होती है, ग्रेविटी से करोड़ों गुना बड़ी फोर्स होती है। वीक क्यों बोला गया? न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर फोर्स है बहुत स्ट्रांग, ये दूसरी तरह की फोर्स है, न्यूक्लियर ही, लेकिन ये उससे वीक है, इसलिए इसका नाम वीक इंटरैक्शन रखा गया। बहुत कम दिखाई देती है। यूनिफिकेशन ऑफ थ्योरीज क्या है इस कहानी का मतलब? आइए जाने, अच्छी बातें चल रही हैं। यूनिफिकेशन क्या है समझे। हर एक फिजिकल फिनोमेना को समझाने के लिए अलग एक्सप्लेनेशन हो सकता है। दुनिया में एक एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, और दुनिया में एक फिजिकल फिनोमेना नहीं, हजारों करोड़ों अरबों खरबों फिजिकल फिनोमेना हो रहे हैं, सबके लिए अलग थ्योरी। तो क्या खरबों फिजिकल थ्योरीज हम डेवलप करके बैठ जाएंगे? क्या हम इतना सारा कुछ पढ़ रहे होंगे? तो जवाब है नहीं। हर एक चीज के लिए अलग कंसेप्ट, हर एक चीज के लिए अलग थ्योरी, तो फिर पढ़ने का फायदा ही क्या हुआ? फायदा तो तब है जब थ्योरीज का नंबर बहुत छोटा हो, बहुत कम से कम थ्योरीज, कम से कम असम्पशंस, कम से कम एक्सियम्स हमारे पास हो, और उनसे हम ज्यादा से ज्यादा फिजिकल फिनोमेना को या लगभग सारे फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन कर ले जाएं, तो हम कहेंगे कि वो थ्योरी हमारी अच्छी है। इसलिए हम यूनिफिकेशन ऑफ थ्योरीज पे फोकस करते हैं। जितनी थ्योरीज हैं, लेस नंबर ऑफ थ्योरीज, और जितने ज्यादा एक्सप्लेनेशन फिजिकल फिनोमेना के हो जाएं वो बेहतर है। अच्छा, दुनिया में सब कुछ हो क्यों रहा है? क्योंकि फोर्स लग रही है, इंटरैक्शन हो रहा है, और थ्योरीज को एक मर्ज करना है, एक दूसरे से मिलाना है, कम से कम थ्योरीज बनानी है। तो सबसे पहले वो थ्योरी डेवलप करनी है जिनमें सारी फोर्सेस मिनिमाइज हो जाए, नंबर कम हो जाए। तो आप देखिए, आपको सिर्फ 4 ही तरह की फोर्स दिखी, और 4 तरह के इंटरैक्शन जो दुनिया बनी है, दुनिया में सब कुछ हो रहा है,
चार तरह की फोर्स की जानकारी मिल जाए सब कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद भी लोगों ने कांड कर रखे हैं। एक न्यूटन साहब का नाम आता है, एनसीईआरटी का डेटा है तो डरने की जरूरत नहीं, कुछ अजीब नहीं है, महान नहीं है, एनसीईआरटी का डेटा है। आइजैक न्यूटन 1687 में ये साहब आए और इन्होंने आने के बाद तहलका मचा दिया। कैसा तहलका मचाया वो देखिए। इन्होंने सेलेस्टियल या टेरेस्ट्रियल बॉडीज पे जो लगने वाले लॉस थे, उन्होंने अपने लॉस से, अपनी थ्योरीज से, अपने ऑब्जर्वेशन से प्रूव किया कि हम पर जिस तरह के लॉस लग रहे हैं, हम जिस तरह से यूनिवर्स में हम जी रहे हैं, ग्रेविटी के जो फोर्स जिस तरह से हम पर लग रही है सेम टू सेम टेरेस्ट्रियल बॉडीज पर लगती है। इससे चमत्कार क्या हुआ? आज की दुनिया में नहीं, उस दुनिया में था। उस समय पर जुपिटर को देवता मानते थे हर एक सिविलाइजेशन में, सिर्फ अपने यहां नहीं। इन्होंने कहा नहीं, वो अपनी मान्यता है, उसको बिगाड़ो भी मत, उसको तुम उस पे हर्ट भी ना हो, बस इतना मानो कि ये बॉडीज हैं, इन पर ग्रेविटी के वही नियम लग रहे हैं जो हम पर लग रहे हैं, मतलब हम और वो अलग नहीं है। जबकि पहले सोसाइटीज में ये था कि वो बहुत अलग हैं, उनका प्रकोप होगा तो हम परेशान हो जाएंगे। इस चीज को उन्होंने दूर किया और कहा जो लॉज हमारे लिए वो लॉज उनके लिए। ये सोसाइटी में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज था। इस ऐसे चेंजेस से सोसाइटी में साइंटिफिक अप्रोच बढ़ जाती है, एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है जब इतना बड़ा चेंज आता है। तो आप मान के चलिए कि इन सेलेस्टियल बॉडीज के मैकेनिक्स को हमारे मैकेनिक्स, हमारे लॉज में मिलाने का सबसे पहला काम आइजैक न्यूटन के नाम पे जाता है। इसलिए इनको सदी का सबसे बड़ा या आज तक का सबसे बड़ा साइंटिस्ट हम लोग मानते हैं। इसके बाद क्रिश्चियन ओरस्टेड और माइकल फैराडे, ये इंसान, इन्होंने ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रिक फिनोमेना और मैग्नेटिक फिनोमेना एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म क्रिएट किया और मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके फैराडे साहब ने इलेक्ट्रिसिटी बना दी। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म डिफरेंट फिनोमेना नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म दो अलग ब्रांचेस थी, पढ़ी जाती थी, इन दोनों ने यूनिफाई कर दिया, मिला दिया। इनके बाद इनके भी बड़े भाई आते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ये महान आदमी है, इनकी थ्योरी अभी भी पढ़ी जाती है। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और रेडिएशन के सारे फिनोमेना को, मैं रेडिएशन लिख देता हूं क्योंकि ऑप्टिक्स से बच्चों को रेडिएशन समझ नहीं आता, फीलिंग नहीं लेते रेडिएशन की। ये सब कुछ मिला दिया और कह दिया कि चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे मैग्नेटिज्म हो, चाहे ऑप्टिक्स हो, चाहे रेडिएशन हो, वो एक चीज जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके कंपोनेंट हैं और इससे एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद शेल्डन ग्लासगो, अब्दुल सलाम, ये पाकिस्तान के साइंटिस्ट हैं, एक ही काम का आदमी वहां पैदा हुआ है। स्टीवन वीनबर्ग, ये तीन लोग हैं जिन्होंने ये प्रूव किया कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, जिसको एंड में हम लोगों ने वीक इंटरेक्शन करके पढ़ा है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है, मतलब चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक, इलेक्ट्रो वीक फोर्स बोलने लग गए इसको बाद में, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के जैसा है तो इसको इलेक्ट्रो वीक फोर्स नाम दे दिया। आप देखें, मैं इसको इरेज कर देता हूं, थोड़ा सा पेन चल गया उसके ऊपर, इसको आउटलाइन कर देता हूं। आप देखें, इलेक्ट्रो वीक फोर्स बोलने लगे, वीक इंटरेक्शन को, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसी हो गई थी तो इलेक्ट्रो वीक थ्योरी आज के तारीख में बोली जाती है, इलेक्ट्रो वीक थ्योरी। अच्छा, इसके बाद कार्लो रूबिया और वैंडरमीर, दो लोग हैं, इन्होंने इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जो ऊपर बोला गया है वो सत्य है और इलेक्ट्रो वीक थ्योरी जो डेवलप की गई उससे वीक इंटरेक्शन के सारे इफेक्ट्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये कंट्रीब्यूशन है कुछ साइंटिस्ट के जिन्होंने इस यूनिफिकेशन ऑफ थ्योरीज में अपने बहुत 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 महान योगदान दिए। अरे स्लाइड खत्म, लेक्चर खत्म। ये था हमारा फिजिकल वर्ल्ड। और भी ज्यादा पढ़ाया जा सकता था, ज्यादा बोलेंगे कंफ्यूज हो जाओगे, परेशान भी ज्यादा होगे। खुश होके पढ़ लो, उतना बहुत है, काफी सारी जानकारी मिली है, रिपीट करके देखना, मजा आ जाएगा। फिलहाल सबसे पहली चीज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें देख रहे हैं, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा, पूरे साल फॉलो करना है, आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। ऐसा लेक्चर मिलेंगे नहीं, इतने शानदार लेक्चर मिलेंगे, मजा आ जाएगी। थैंक यू फॉर ऑल। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह, आपको दिखाई दे रहा है, और मैंने अपनी पढ़ाई बहुत सारी लिखा हुआ की है, और आप हम दोनों मिल रहे हैं, आप हम सब आरटी एकेडमी पे। नहीं किया है सब्सक्राइब तो रिक्वेस्ट है और सजेशन भी है एज अ टीचर कि भाई सब्सक्राइब कर लो, मिलने वाले हर रोज 11th के ईयर लॉन्ग लेक्चर्स को लेकर आरटी एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू।